नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रणाली की गहराई से चर्चा करने वाली हैं जिसके बिना हम अ, एक पल भी नहीं जी सकते। मानव श्वसन प्रणाली। सुनने में तो ये सीधी सी लगती है, सांस अंदर सांस बाहर। लेकिन इसके पीछे एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर मशीनरी काम करती है। बिल्कुल। ये शरीर की उन प्रक्रियाओं में से है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, पर ये जीवन का आधार है। हर सांस के साथ हमारा शरीर एक अद्भुत संतुलन बनाए रखता है। हाँ, हमारी ये चर्चा 4D रेस्पिरेटरी सिस्टम पीडीएफ नाम के दस्तावेज पर आधारित है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस जटिल विषय के सबसे ज़रूरी और दिलचस्प पहलुओं को सामने लाया जाए। इसके अंग कैसे काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है और ये पूरी प्रक्रिया हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो तैयार है इस सफ़र के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए हवा के उस रास्ते को समझते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाता है हाँ। और देखते हैं कि कैसे ये प्रणाली हमें जिंदा रखती है। हाँ, तो सबसे पहले श्वसन प्रणाली का मूल काम क्या है? ये ऑक्सीजन को अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। हाँ, बिल्कुल। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, प्रक्रिया उतनी ही जटिल है। दस्तावेज बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर सांस छोड़ते वक्त बाहर निकल जाती है। ये शरीर से कचरा बाहर निकालने का एक अहम तरीका है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वायुमंडलीय दबाव भी सांस लेने में एक भूमिका निभाता है। सही कहा, बिल्कुल। अब देखते हैं हवा का सफर शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले आती है नाक और नासिका गुहा, नोज एंड नेजल कैविटी। यह सिर्फ हवा के लिए दरवाजा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरह का एयर कंडीशनर और फिल्टर है। नाक के अंदर मौजूद छोटे बाल और वो जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो धूल और गंदगी को रोकते हैं। और हाँ, यही हवा को गर्म और नम भी करते हैं ताकि वो फेफड़ों के नाजुक ऊतकों को नुकसान ना पहुंचाए। सोचिए जरा कितना जरूरी पहला कदम है ये। वाकई, बिल्कुल सही। हवा को फेफड़ों के अनुकूल बनाना यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद हवा पहुंचती है ग्रसिनी में, फेरिंग्स कहते हैं इसे। ये हिस्सा थोड़ा अनोखा है क्योंकि ये हवा और भोजन दोनों का रास्ता है। दस्तावेज इसके 3 हिस्से बताता है ना, नासा ग्रसिनी, मुख ग्रसिनी और कंठ ग्रसिनी। एक ही रास्ता हवा और खाने के लिए? यहाँ तो फिर गड़बड़ होने का खतरा रहता होगा। कैसे ये तय होता है कि खाना सांस की नली में ना चला जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर कंठ की भूमिका आती है। लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये कार्टिलेज, मांसपेशियों और झिल्लियों से बनी एक जटिल संरचना है। इसका एक मुख्य काम यही है कि जब हम कुछ निगलते हैं तो ये श्वसन मार्ग को बंद कर देता है ताकि खाना या पानी फेफड़ों में ना जाए। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर है। और यहीं से हमारी आवाज भी आती है क्योंकि स्वर रज्जू, वोकल कॉर्ड्स यहीं होते हैं। कमाल है। कंठ के बाद हवा कहाँ जाती है? कंठ के बाद हवा श्वास नली यानी ट्रेकिया में प्रवेश करती है। विंड पाइप भी कहते हैं इसे। ये एक नली है जो हवा को नीचे फेफड़ों की ओर ले जाती है। दस्तावेज के मुताबिक वयस्कों में ये करीब 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी खास बात है इसमें मौजूद सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले। सी आकार के पूरे गोल क्यों नहीं होते ये? हाँ, ये भी इसकी बनावट की एक खूबी है। हम्म। ये सी आकार के छल्ले श्वास नली को खुला रखते हैं ताकि हवा आसानी से आ जा सके। लेकिन ये पीछे की तरफ से अधूरे होते हैं। इससे श्वास नली थोड़ी लचीली बनी रहती है और जब हम खाना निगलते हैं तो भोजन नली इसोफेगस जो ठीक पीछे होती है वो आसानी से फैल सकती है। वाह, कितना सोच समझ कर डिजाइन किया गया ये तो। हाँ? श्वास नली के बाद क्या होता है फिर? श्वास नली नीचे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इन्हें श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकाई। हर श्वसनी एक फेफड़े में जाती है। और यहाँ एक रोचक तथ्य है कि बाईं श्वसनी दाईं वाली से थोड़ी छोटी होती है। फेफड़ों के अंदर ये श्वसनी और भी पतली शाखाओं में बढ़ती जाती हैं, जैसे पेड़ की टहनियां हों। इन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। अच्छा, तो ये शाखाओं का जाल हवा को फेफड़ों के कोने कोने तक पहुंचाता होगा। बिल्कुल। श्वसनिकाएं बहुत ही महीन नलिकाएं होती हैं। इनका व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम हो सकता है। इनमें क्लारा कोशिकाएं, क्लारा सेल्स पाई जाती हैं, जिनका अपना विशेष काम होता है। इन श्वसनिकाओं को फेफड़ों की बुनियादी इकाई भी कहा गया है।
लेकिन हवा का असली मंजिल वो इसके बाद आती है। और वो है वायु कोष्ठिकाएं, एल्वियोलाई। सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, यही वो जगह है जहां श्वसन का मुख्य काम होता है, गैसों का आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज। श्वसनिकाओं के अंत में अंगूर के गुच्छों जैसी लाखों छोटी छोटी थैलियां होती हैं। ये हैं वायु कोष्ठिकाएं। ये बहुत पतली दीवारों वाली होती हैं और खून की बारीक नलिकाओं मतलब केशिकाएं या कैपिलरीज के जाल से घिरी रहती हैं। तो यहीं पर ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर हवा में आती है। ये प्रोसेस यहीं होता है। एकदम सही, बिल्कुल। वायु कोष्ठिकाओं की कुल सतह का क्षेत्रफल अगर फैलाया जाए तो वो एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो सकता है। क्या? टेनिस कोर्ट जितना? ये तो अविश्वसनीय है। फेफड़ों के अंदर इतनी जगह। हाँ, ये विशाल सतह गैसों के तेजी से आदान प्रदान के लिए जरूरी है। यहीं पर ऑक्सीजन खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर वायु कोष्ठिका की हवा में आ जाती है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अब फेफड़ों लंग्स की बात करते हैं। इनका मुख्य काम तो ऑक्सीजन लेना है। दस्तावेज में दाहिने फेफड़े का वजन भी दिया है, करीब 625 ग्राम। हाँ, और फेफड़ों की संरचना में हिलम नाम की जगह का भी जिक्र है। ये वो जगह है जहां से श्वसनी, खून की नसें, तंत्रिकाएं, ये सब फेफड़े के अंदर जाती हैं या बाहर निकलती हैं। ये फेफड़ों का गेटवे है, ऐसा समझ सकते हैं। दाहिने फेफड़े के हिलम के पास एजिगोस नस होती है और बाईं ओर महाधमनी चाप, आर्च ऑफ एओर्टा होता है। दस्तावेज में ये भी लिखा है कि फेफड़ों में परफ्यूजन रेट अधिकतम होता है। इसका क्या मतलब है? परफ्यूजन रेट का मतलब है कि किसी अंग से कितनी तेजी से खून बह रहा है। फेफड़ों में यह दर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि गैसों के प्रभावी आदान प्रदान के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा खून कम समय में वायु कोष्ठिकाओं के संपर्क में आए। ये फेफड़ों की मतलब उच्च दक्षता को दिखाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में भी माहिर है। दस्तावेज कहता है फेफड़े एक दिन में लगभग 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि श्वसन केवल ऑक्सीजन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर से मेटाबॉलिक कचरे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी एक प्रमुख माध्यम है। और ये शरीर के एसिड बेस संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो हमने हवा का रास्ता देख लिया, गैस एक्सचेंज समझ लिया। अब थोड़ा श्वसन के शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पे बात करते हैं। दस्तावेज में दो तरह के श्वसन का जिक्र है, बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। हाँ, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वही है जो फेफड़ों में होता है। मतलब वायु कोष्ठिकाओं और खून के बीच ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान। जबकि आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर होता है, जहां खून कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है और उनसे CO2 लेता है। दोनों ही प्रक्रियाएं जीवन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और दिलचस्प पहलू पर फेफड़ों की मात्राएं और क्षमताएं, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इन्हें स्पाइरोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है। ये सब नंबर क्या बताते हैं? ये माप फेफड़ों के स्वास्थ्य और उनकी कार्यक्षमता को समझने में बहुत मदद करते हैं। कई बार डॉक्टर इनका इस्तेमाल फेफड़ों की बीमारियों का पता लगाने में करते हैं। मूल रूप से ये बताते हैं कि हमारे फेफड़े कितनी हवा संभाल सकते हैं और कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। दस्तावेज में कई तरह के वॉल्यूम और कैपेसिटी दिए हैं। टीवी, IRV, ERV, RV, IC, EC, FRC, VC, TLC। बाप रे, क्या हम इन सबको याद रखें? हाँ, शायद सभी को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य बातों को समझना फायदेमंद है। जैसे ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम या टीवी, ये वो हवा है जो हम सामान्य रूप से हर सांस में अंदर बाहर करते हैं, करीब आधा लीटर 500 ml। ये हमारी सामान्य शांत सांस है। आधा लीटर हर सांस में, ठीक है। और फिर ये IRV और ERV क्या है? IRV और ERV हमारी रिजर्व क्षमता दिखाते हैं। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो अतिरिक्त हवा है जिसे हम गहरी सांस लेकर जोर से अंदर खींच सकते हैं। ये लगभग 2.5 से 3 लीटर तक हो सकती है। और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो अतिरिक्त हवा है जिसे हम जोर लगाकर बाहर निकाल सकते हैं। ये करीब 1 से 1.1 लीटर होती है। यह दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर, जैसे मान लीजिए व्यायाम करते समय, हमारे फेफड़े सामान्य से कहीं ज्यादा हवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, तो ये शरीर की तैयारी है ज्यादा मेहनत के लिए। और अवशिष्ट आयतन,
रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। दस्तावेज कहता है कि ये वो हवा है जो जोर लगाकर सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची रहती है, लगभग 1.1-1.2 लीटर। फेफड़े कभी पूरी तरह खाली क्यों नहीं होते? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बची हुई हवा आरबी सुनिश्चित करती है कि फेफड़े पूरी तरह से पिचक न जाएं, कोलैप्स न कर जाएं। अगर वे पूरी तरह पिचक गए तो उन्हें दोबारा फुलाना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही इस बची हुई हवा के कारण गैसों का आदान प्रदान सांस छोड़ने और अगली सांस लेने के बीच भी थोड़ा बहुत जारी रहता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का स्तर स्थिर बना रहता है। ओह अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। और फिर आती हैं क्षमताएं, कैपेसिटीज, जो इन वॉल्यूम्स का जोड़ होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी हैं? शायद महत्वपूर्ण क्षमता वाइटल कैपेसिटी या वीसी और कुल फेफड़ों की क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी या टीएलसी सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। वाइटल कैपेसिटी वीसी वो अधिकतम हवा है जिसे हम पूरी कोशिश करके अंदर ले सकते हैं और फिर पूरी कोशिश करके बाहर निकाल सकते हैं। ये टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी के बराबर है। ये फेफड़ों की कार्यक्षमता का एक अच्छा माप है। और कुल फेफड़ों की क्षमता टीएलसी। टीएलसी वो कुल हवा है जो हमारे फेफड़े अधिकतम सांस लेने के बाद धारण कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसमें वाइटल कैपेसिटी और वो हवा जो हमेशा फेफड़ों में रहती है यानी आरवी दोनों शामिल हैं। तो टीएलसी इज इक्वल टू वीसी प्लस आरवी। ये फेफड़ों के कुल आकार का अंदाजा देता है। बाकी क्षमताएं जैसे आईसी, ईसी, एफआरसी वो इन वॉल्यूम्स के अलग अलग संयोजन हैं जो मतलब विशिष्ट नैदानिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य बात यह है कि हमारे फेफड़ों में सामान्य सांस लेने, जोर लगाकर सांस लेने और हमेशा कुछ हवा बचाए रखने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, जो उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को दर्शाती हैं। बिल्कुल, ये माप हमें बताते हैं कि ये प्रणाली कितनी लचीली और अनुकूलनीय है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, यह प्रणाली नाजुक भी हो सकती है। दस्तावेज कुछ सामान्य श्वसन संबंधी विकारों, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का भी जिक्र करता है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक व्यापक शब्द है। इसमें कई बीमारियां आती हैं जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो श्वसनी की लंबे समय तक सूजन है, और एम्फीसीमा जिसमें वायु कोशिकाओं की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे गैस एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है। अस्थमा का भी जिक्र है इसमें। हाँ, अस्थमा में एलर्जी या अन्य कारणों से श्वसनिकाओं की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिससे हवा का रास्ता संकरा हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर निमोनिया है जो फेफड़ों का संक्रमण है जिसमें वायु कोशिकाओं में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। और तपेदिक टीबी एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि फेफड़ों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। दस्तावेज में कुछ और बिंदु भी हैं। पसलियां, रिब्स का जिक्र है कि वे छाती के अंगों, खासकर हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। हाँ बिल्कुल, पसलियों का ढांचा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है इन नाजुक और महत्वपूर्ण अंगों के लिए। और डायफ्राम का भी एक दिलचस्प जिक्र है। इसे एक ऐसी कंकाल मांसपेशी बताया गया है जो ब्लॉक के प्रति अधिक प्रतिरोधी है और तेजी से ठीक होती है। ब्लॉक से यहाँ क्या मतलब हो सकता है? यहाँ ब्लॉक का मतलब शायद तंत्रिका संकेतों में रुकावट या फिर मांसपेशियों की थकान से है। डायफ्राम हमारी सांस लेने की मुख्य मांसपेशी है। यह बिना रोके जीवन भर काम करती रहती है। सोचिए, अगर यह आसानी से थक जाए या तंत्रिका संकेतों में रुकावट से ज्यादा प्रभावित हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका थकान और ऐसी रुकावटों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होना और जल्दी ठीक होना इसके निरंतर और महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक जरूरी अनुकूलन है, एक अडेप्टेशन है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। बिना रुके काम करने वाली मशीन को मजबूत तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यह शरीर के अद्भुत इंजीनियरिंग का एक और उदाहरण है। तो आज हमने मानव श्वसन प्रणाली के कई अहम पहलुओं को छुआ। हवा के सफर से लेकर नाक के फिल्टर से वायु कोशिकाओं के गैस एक्सचेंज तक, फेफड़ों की विभिन्न क्षमताओं और कुछ सामान्य समस्याओं तक। ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ सांस लेना भर नहीं है, ये एक जटिल, समन्वित और जीवन देने वाली प्रक्रिया है। हर सांस एक चमत्कार है। अगर हम ध्यान से सोचें तो ये प्रणाली चुपचाप अपना काम करती रहती है, हमें जिंदा रखती है, हमें ऊर्जा देती है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो डायफ्राम के बारे में था।
दस्तावेज कहता है कि ये कंकाल मांसपेशी थकान और रुकावट के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी है और जल्दी ठीक होती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि श्वसन जैसी लगातार चलने वाली, जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया के लिए ऐसी सुपर रेजिलिएंट मांसपेशी का विकास क्यों जरूरी हुआ। इसकी ये खूबी शरीर की दूसरी अनैच्छिक मांसपेशियों जैसे हृदय की मांसपेशी या पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियों से कैसे अलग है। वो भी तो अपने अपने तरीके से लगातार काम करती हैं। शायद ये दिखाता है कि कैसे विकास ने अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अनोखे समाधान तैयार किए हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।